Hello friends, how are you? Welcome to इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस 2016 वो सॉरी यू यूपी आरओ 2016 और यूपीपीसीएस 2020 के संदर्भ में पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट फटाफट रिवीजन के संदर्भ में देख रहे थे। इस श्रृंखला में हमने इकोलॉजी का शुरू की थी, तो इकोलॉजी का आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग पहुंच चुके थे वैकल्पिक ऊर्जा तक, तो आज वैकल्पिक ऊर्जा शुरू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो बात करते हैं, अगर हम सबके लिए सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र संघ की बस 2014-24 तक है। अगर बात करें आगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। आगे बात करें तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप, जिसे द्वीप बोलते हैं। अगर द्वीप के संदर्भ में आए, कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू वंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के संबंध जिससे वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने में और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। और बात करें आगे, ऊर्जा का एक नवीकरण स्रोत है सौर ऊर्जा का। सौर पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है नवीकरण ऊर्जा के। आगे बात करते हैं, तो बात करें कभी ना समाप्त होने वाले प्रदूषण रहित ऊर्जा, सौर ऊर्जा को बोलेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो संग्रहगार है वो सौर ऊर्जा ही है। और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक के कारण। और पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, नाव की विखंडन सौर सेल से ही सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है। सौर सेल का जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम का। पौधे के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म कहलाता है। आगे बात करें हम, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यूरेनियम के संदर्भ में परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया का उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा से। और आगे बात करें, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत ने 2030 तक में गठन किया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया था 2003 में। आगे देखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना गया है। और सूर्य ऊर्जा संकट से तात्पर्य कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है। कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा से भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, जल लघु विद्युत शक्ति, अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वो सौर शक्ति के रूप में है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न से किसका कथन सत्य है? तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। आगे बात करें, अगर बायोडीजल की जरूरत है जेट्रोफा से। आगे बात करते हैं, अगर एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। पाइन करंज फर्न से भी विकिरण पर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, जिसे शामिल होते हैं हरित ईंधन के स्रोत के रूप में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, मक्का की क्या की जाती है, जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल से। आगे बात करें अगर हम, तो नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाता है और हल निकाला जा सकता है। वायु, मृदा, जल के रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण और पेड़ पौधों, जल समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सौर अलायंस को प्रारंभ किया गया है 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच 121 देशों का समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA को कहते हैं, फरीदाबाद हरियाणा में है। ISA का सचिवालय फरीदाबाद में है। ठीक, और ऊष्मा रासायनिक
फोटो परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास कहलाता है। जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट की धारणी सस्टेनेबल हालों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन है, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और चील धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन से किया जा सकता है। डीजल की जगह बायोमास से प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। संबंधित कथन सही है। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, ना कि दहन से, जिसे दहन कंबंशन कहते हैं, माध्यम से विद्युत का होता है। फ्यूल सेल की विद्युत उत्पादित होती है दृश्य धारा। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होती है दृश्य धारा के रूप में, डीसी के रूप में आप देखेंगे। ठीक है, फ्यूल सेल डीसी याद रखिएगा। ठीक, और हम बात करें कोयला आधारित तापी बिजली घर अम्ल वर्षा के अंशदायी हैं। क्योंकि आप जब कथन को कारण से जोड़ते हैं तो बिकॉज या क्योंकि लगाएंगे, तो क्योंकि कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। अब हम इसे अगर कारण को पहले पढ़ें तो कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए इसे अब जोड़ेंगे। इसलिए कोयला आधारित तापी बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी हैं। कोयले में सल्फर की उपस्थिति, सूक्ष्म जैविक ईंधन, कोशिकाएं, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ऊर्जा का धारणी सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब्सट्रेटों से क्या होता है, विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सब्सट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। आगे बात करें, जैव परिवर्तनीय सब्सट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं एमएफसी के रूप में। आगे बात करें, भारत में संप्रयुक्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाएं जल विद्युत की पूर्ति के लिए और सड़क प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए। हम आगे अगर बात करें, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए डेट्रोपा कराकस के अलावा पैगमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प के रूप में माना जाता है? क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैगमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। आगे बात करें, पैगमिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुतायत, लिपिड का मतलब उसका जो आयल अंश है बहुतायत होता है, और जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ओलिक अम्ल पाया जाता है, तो लिपिड में पैगमिया पिनाटा के बीजों में एक तो ओलिक अम्ल पाया जाता है, लिपिड अंश मतलब लिपिड उसका जो तैलीय अंश है, ऑयल जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। तो गंगा डेल्टा में आप इस चीज़ का याद रखें कि कई बार क्वेश्चन कूट मिलाने को देता है, तो जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। भारत की भूपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव जनित अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, तो जियोथर्मल या भूतापीय ऊर्जा के रूप में है कहेंगे। हम आगे चर्चा करें, भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा। तो आप इसके कोड वर्ड देखेंगे, सोनाटा या SONATA। तो सो से सोन बनेगा, ना से नर्मदा बनेगी और टा से ताप्ती बनेगी, तापी। तो सोनाटा बनेगी। और हिमालय, खंबात की बेसिन। और आपको अगर अलग अलग एरिया देखना है तो भूतापीय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में देखो तो हिमालय रीजन में है, खंबात बेसिन में है, और सोनाटा को 3 पार्ट में बांटेंगे, सोन, नर्मदा और तापी के बीच में। पश्चिमी घाट में भी पाया जाएगा और गोदावरी बेसिन में भी और महानदी बेसिन में भी देखेंगे आप, इन क्षेत्रों में पाया जाएगा। सही सुमेलित है तो खनिज समाप्त होने योग्य होते हैं। आपको पता है सौर ऊर्जा इसीलिए भारत में क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज खत्म होने के लिए हैं उन्हें
संसाधरणीय विकास के रूप में जोड़ दिया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखा जाए। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य होती है, ठीक है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी का पार्ट है। और बायोगैस मीथ जब तक सूर्य है तब तक आपको सोलर एनर्जी प्राप्त रहेगी। बायोगैस के रूप में देखेंगे तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वन आरोपण के रूप में देखेंगे तो वर्षा के रूप में देखेंगे। जैव मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व तो पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है और बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। और बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है गैर पेट्रोलियम आधारित क्षेत्रों के लिए। आगे बात करें तो प्रदूषण से बात करें, पॉल्यूशन, तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों को आकार 5 माइक्रोक्रॉन या माइक्रोक्रोन से कम होता है। आगे बात करें तो जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC विभिन्न देशों नागरिक समाजों सिविल सोसाइटी निजी क्षेत्रों के एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी वायु क्षेत्र प्रदूषकों को निम्नीकृत कर प्रसिद्ध है वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु। आगे बात करें तो देखिए लिपस्टिक में क्या होता है, जो महिलाएं लगाती हैं लिपस्टिक अपने होठों पे, तो उसमें शीशा लेड होता है, इसीलिए आपने देखा होगा वो शाइनिंग मारती हैं अधिकतर, उसमें और भी केमिकल मिले हुए होते हैं। आगे बात करें जो शीतल पेय होते हैं ये ब्रोमीन वनस्पति तेल से बने होते हैं। चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट से बने होते हैं, ठीक है, अगर चाइनीज फास्ट फूड खा रहे हैं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होते हैं। आगे बात करें प्रकृति में घटित होने के लिए जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को सबसे स्वच्छ करने की तकनीक जैवोपचारण बायोरेमिडिशियम कहते हैं। आगे बात करें जैवोपचारण की विशेषता अविकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने का उपयोग किया जा सकता है। तो आनुवंशिक इंजीनियरों का जेनेटिक इंजीनियरिंग की मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, वे पदार्थ जिससे प्रदूषण फैलता कहलाते हैं प्रदूषक। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं बाहित मल के रूप में। आगे बात करें ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। आगे बात करें जैव विघटित मतलब डिकम्पोजर पोल्यूटेंट। आगे बात करेंगे तो कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। और आगे बात करें तो मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के सुनिश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों एवं कड़की पदार्थों की वजह से वांछनीय परिवर्तन हो जाता है, इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। तो जो वनाग्नि वन में आग लगना जिसे कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा तो NOx हो जाए, ठीक है, आपको पता है। लेकिन जब हम आगे देखें तो प्राकृतिक स्रोत हैं ये सभी। और आगे करें तो जैव अपघटी प्रदूषक सीवेज होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बचने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा स्मॉग शब्द का बना था, स्मोक और फॉग के मिलने से बनते हैं। स्मॉग और फॉग दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट कह सकते हैं। जहां पर अधिक आयात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियां तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx और ओजोन O3 पैराक्सीएसिटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कहेंगे इसे। सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है, ऐसी वायु को कहते हैं भरी या भूरी वायु, ठीक है। जो सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में खास मौसम में धूम कोहरा जिसे कहते हैं अपूर्ण रूप से बनता है, धूम कोहरा जब अधूरा बनता है तो ऐसी वायु को क्या कहा जाता है, भूरी वायु कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना
किनके बीच अपक्रिया का परिणाम है? तो प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है अपूर्ण रूप से जो बनता है वो धूम कोहरा, इसे NO2 होता है, O3 होता है। NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 ओजोन और पैरा। जब ऑक्सीजन में एक अणु और जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, ओजोन का निर्माण होता है। ठीक, अगर हम O2 की बात करें, O2 में एक बॉन्ड और जुड़ेगा, एक परमाणु या एक एटम और जुड़ता है तो O3 का निर्माण होता है, जिसे पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच एक और होता है, पैराक्सी एटिल नाइट्रेट के बीच होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोजन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अपक्रिया करके कई बार सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि ओजोन और फॉर्मल्डिहाइड और पैराक्सी एटिल नाइट्रेट, पैन बोलते हैं जिसे, पैन ही अधिकतर मिलेगा। ये वर्ड आपको कई जगह या तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको, या फिर ये वर्ड भी मिलेगा। तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं आदि माने जाते हैं। इन अपक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं, क्योंकि इनसे दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक भी शामिल होता है। आगे बात करें, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रिक ऑक्साइड की बात होगी तो NO, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगा तो आप इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन नाइट्रेट कहाँ मिलेगा? तो आपके क्लाइमेट में या वातावरण में। नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है गैस, मुख्य रूप से मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो भूरे रंग की तीखी गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसमें आप देखेंगे कि जब ऑक्सीजन नाइट्रेट से मिलने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और ये गैस वायु से जब मिलेगी तो वायु का एक अणु इसमें और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जिसे NO है वो NO2 में कन्वर्टिट निर्माण कर देगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये हाइड्रोजन के बॉन्ड चलते हैं, केमिकल बॉन्ड पे एटम जो बॉन्ड होते हैं उन पे बनती हैं। अब नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन की एक अणु O2, ऑक्सीजन का एक अणु O2 से क्रिया करके ओजोन बनाती है। आपसे बताया था, अभी पिछले चर्चा की थी कि O2 के साथ एक अणु और मिलेगा, एक एटम और जुड़ता है तो O3 बनती है, ओजोन बन जाती है। और पैराक्सियल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनती है, ओजोन बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 से मिलकर, जब पैराक्सियल मूलक जो होते हैं ऑक्सीजन से मिलेगी तो ओजोन मिल जाएगी। आपको बताएं ओजोन का निर्माण, अब आप इस पार्ट को फैक्ट को याद रखें, पैराक्सियल मूलक जो होते हैं वो ऑक्सीजन से मिलेंगे तो ओजोन बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेंगी तो पैराक्सियल पैन का निर्माण कर देंगी, NO2 के साथ मिल जाएंगी तो क्या बनेंगी, पैन, पैराक्सी एसिटिल पैन का नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। आगे बात करें, अगर यह क्लोरोफ्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है, इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों के विकास कम हो पाता है। यह कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। ये पैन पैराक्सीएटिल नाइट्रेट को मनुष्यों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना तो पैराक्सीएटिल नाइट्रेट पैन का कारण होती है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं। आपने देखा होगा जब आप चलते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा सर्दियों में जब सर्दियों में चलते हैं तो कोहरा क्या करता है, आपकी शर्ट पे क्या करते हैं, छोटी छोटी बूंदों के रूप जमा होते हैं, वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना देती है, जिसे स्मॉग कहते हैं। धूम्र कोहरे स्मॉग के निर्माण को क्या घटा देती है, ये दृश्यता। ठीक है, दृश्यता को अगर बोलेंगे तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, दृश्यता को कहेंगे मतलब कि साफ नजर आने वाली चीज है, कम दिखाई देगी, दृश्यता कम कर देगी। आगे भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान, अधिकतम धूम प्रदूषण, जेट प्रदूषण जेट उड़ान के कारण होती है। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि की इकाई है डेसिबल के रूप में कहते हैं। अनियोजित विकास क्या, औद्योगिक विकास, औद्योगिक मोटर वाहनों का प्रयोग, यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज
चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम एक नया कॉन्सेप्ट है, जो पहले हम लोग इसे मैक की इकाई को जानते थे, अब सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट है। सोनिक बूम से भी अब हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो आप देखेंगे ध्वनि की गति से तेज चलने वाला, ध्वनि की गति मतलब ध्वनि की जो गति है उससे भी तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहेंगे? सोनिक बूम कहेंगे। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई में, मैक यूनिट में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 में रखा जाता है। आगे बात करेंगे तो सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO को नाम देंगे। ठीक है, वातावरण सामान्य स्थिति हो, वातावरण में प्रदूषण हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रंगहीन है, कलरलेस है, अति हाईली क्या है पॉइजनस भी गैस होती है। यह इसका प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट होता है। और बात करें आगे, CO वायुमंडल में कम समय के लिए स्थिर रहती है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो इसे कहते हैं CO2। जब CO क्या होती है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए मतलब थोड़ा कम समय के लिए रहती है तो इसका ऑक्सीकरण भी हो जाता है। और जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो ये मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका क्या होगा? क्रिएशन हो जाएगा, रिएक्शन होगा या बॉन्ड बनेगा तो ये CO2 में बन जाती है। द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। द्वितीयक प्रदूषक जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात हो गई है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक में सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं रखा जाता है। वे वायु प्रदूषक जो क्या करते हैं? प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों साधारण वातावरणीय और क्रियाओं की पदार्थों की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। पैन, पेरोक्साइड नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग, फैम ये क्या द्वितीयक प्रदूषक हैं? आपको पता है कि जो प्राथमिक प्रदूषक है वो सल्फर डाइऑक्साइड को रखेंगे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में जो क्या होता है सल्फर ऑक्साइड, पैन ये द्वितीयक प्रदूषक। जब प्राथमिक वायु प्रदूषक साधारण वातावरण में गैसीय पदार्थों से क्रिया करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो द्वितीयक प्रदूषक रखेंगे। लेकिन पेरोक्साइड नाइट्रेट जो पैन बोलते हैं, जैसे ओजोन, स्मॉग ये सब क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं, क्योंकि ये प्राथमिक के साथ बॉन्ड बना के आगे द्वितीयक में आए हैं। सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आपके ऑक्साइड जिसे कहते हैं SO2 कह सकते हैं या SO कह सकते हैं, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O कह सकते हैं, या और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO कह सकते हैं। ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार, सिगरेट से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रखेंगे। ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना देती है, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है, तो इसे क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आगे बात करें तो मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है। लेड के संदर्भ में बात करेंगे। आगे बात करें इंजन के नॉकिंग को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड को। वातावरण में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है। बुद्धि लब्धि लेवल IQ लेवल को घटा देता है, और इसे क्या कहता है? वयस्कों के हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। तो आप देखिए ये कारण होता है लेड के कारण। तो आप देखिए लेड क्या क्या करता है? एक तो आपके IQ लेवल को घटाता है। वयस्कों में हृदय मतलब आप देखेंगे वयस्कों में हृदय जो हार्ट की बीमारियां हैं वो भी लेड से संबंधित है। श्वसन बीमारी भी क्या है? आपकी लेड से संबंधित है। तो लेड आपको कई जगह नुकसान पहुंचाता है। और वायु प्रदूषकों में जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौसम उत्पन्न कर सकता है वो क्या कहते हैं? वायु प्रदूषकों में जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के साथ हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। इसी कारण आप देखेंगे श्वसन बाधित होने लगती है। और यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं के ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से ज़्यादा 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण से वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है। ये घुटन महसूस करने लगती है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब ये आपके शरीर में पहुंच जाती है ब्लड के साथ ये क्या करती है?
ब्लड में पहुंच जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी आपके साथ घटने लगती है। और ओजोन, हाइड्रोजन, सल्फर सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में जो प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक होते हैं उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। आगे बात करें, भूमिगत जल को दूषित करने के लिए जैविक प्रदूषक हैं, आर्सेनिक के रूप में मानेंगे। आगे बात करें तो हम देखते हैं भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। ये संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है बेड रॉक कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हम लोग बेड रॉक या इसे साइंस की भाषा में बेड रॉक नाम दिया गया है। आर्सेनिक में लगातार संपर्क बीमारी क्या होती है, ब्लैक फुट होती है। हमने कल आपको बताया था मिनीमाटा, ठीक है, आपको केरल की एक जगह का नाम भी बताया था, वो किससे संबंधित है, कई बार पूछा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर के संदर्भ में होनी चाहिए। धान का पौधा बेहतर आवश्यक अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का, ठीक है। धान आर्सेनिक का क्या कहता है, अवशोषक माना जाता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो तो वहाँ धान की खेती करनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको लॉजिकल सोचें। भूजल के लिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला। अब आगे बात करें तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होते हैं। और यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है एवं विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो इसे क्या कहेंगे, उर्वरक के रूप में जानते हैं। आगे बात करें, अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को में क्या बढ़ाते हैं, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। और अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवयव क्या करते हैं, मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं। ये विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। आगे बात करें अगर हम तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है चमड़ा उद्योग। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है, इसे चमड़ा उद्योग के रूप में कहेंगे। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से 6 से कम हो कहलाती है अम्ल वर्षा के रूप में। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सरतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ प्रतिवर्ग गिरती है। इससे प्रतिवर्ग क्या होता है, जल का एसिड के जमाव होते हैं, इसे बोलते हैं। अम्लता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है, शुष्क रूप में होता है, आपने देखा होगा। अम्लता भाग पृथ्वी का शुष्क रूप में जमा होगी। और बात करें आगे स्थानांतरित मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क से आर्द्र निक्षेपण का अनुपात उच्च रहता है, ठीक है। तो ये ज्यादा होता है तो शुष्क क्षेत्र के कारण होता है, आप ये भी देखेंगे। आगे बात करें, अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे, अम्लीय धुंध को निम्नलिखित रूप से क्रिया को कहा जाता है अम्ल निषेध। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योगों की यातायात के उपकरणों से निस्सृत नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसी गैसें वायुमंडल में क्या होती है, जल वाष्प प्रक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी के नीचे गिरने लगती हैं, कहलाती हैं वर्षा के रूप में। आगे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्पन्न में कमी का प्रयास किया जा रहा है हेल्सिंकी प्रोटोकॉल 1995 के तहत। आगे बात करें, मथुरा के शोधनाओं के उत्सर्जन SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा को क्षति पहुंच रही होती है, वो ताजमहल के सौंदर्य के कारण, मतलब सुंदरता के संदर्भ में है। ताजमहल ऊपर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने विकसित किया है ताज ट्रैप
ट्रेपेजियम ताज ट्रेपेजियम जोन। SO2 को क्रैकिंग गैस या कोकिंग गैस बोले, क्रैकिंग गैस कह सकते हैं SO2 को। ये जब क्या होती है, जब ये पत्थर पे गिरती है, पत्थर छत-बितत हो जाते हैं। तो क्योंकि लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो ये पत्थर हो जाते हैं, तो छत-बितत हो जाएंगे, मतलब टूट फट जाएंगे, विखंडन हो जाएगा। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन यथा K+ Mg++ के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों में निक्षालन, लीचिंग हो जाता है और मृदा की उर्वरकता। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल और सल्फर ऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप शुंखधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अम्ल वर्षा का निक्षेप के रूप में बात करें, अम्ल वर्षा से कम हो जाता है, मृदा के pH मान को कम होता है और अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं के उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिक से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं बच्चों की तंत्र पर। ठीक है, बच्चों में सबसे ज्यादा आगे बात करें अगर, तो ये शंखधारी वर्णमाला देखिए, कैनोपी में भूरी पत्तियों की जो उत्तरदायी है वो अम्ल वर्षा के निक्षेपी हैं। अम्ल वर्षा से मृदा का pH मान क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं के साथ प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों के टूटने में मदद करती है। धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर प्रभाव डालते बच्चों के तंत्र पर बात करते हैं। आगे बात करें, मृदा वर्षा में के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्ल वर्षा हो जाता है। सल्फर ऑक्साइड के कारण एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के फलस्वरूप क्या स्वतंत्र रूप से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन के रूप में। आगे बात करें, जल में जब योग जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, इस घटना को कहते हैं सुपोषण। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषकों की उपस्थिति में शैवालों की विकास तेजी से होने लगता है, इसे कहते हैं शैवाल बूम, एल्गी ब्लूम के रूप में। अवेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर रहने से हो जाता है अवेस्टोसिस हो जाएगा, अवेस्टोसिस। ठीक, घरे वातावरण में ज्यादा देर रहोगे तो अवेस्टोसिस हो जाएगा। फ्लाई ऐश एक कौन सा एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलने से प्राप्त होता है। कोल, पत्थर के कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक फ्लाई ऐश होता है। और आगे बात करें, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं, श्वसन संबंधी रूप होते हैं, कोयला आधारित में देखेंगे। ठीक है, कोल फ्लाई ऐश से होंगे और जिसमें वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोटिक अपक्षेपक, इलेक्ट्रोटिक एफेक्चर, अन्य कारण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है फ्लाई ऐश के रूप में। आगे बात करें, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विशालकाय हरे पौधे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता उन्हें होती है। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर का कार्य करते हैं। आगे बात करें तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन और इसमें से लगे हैं, तो हरे पौधे ध्वनि प्रदूषण को भी अवशोषित करते हैं जो बड़े पौधे होते हैं। आगे बात करें अगर, तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मेक का रिसाव 3 दिसंबर 1994 को हुआ था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी उसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, मिक कहते हैं। दो त्रासदी रिस जिसके कारण बड़े पैमाने में मृत्यु होती तो MIC मिक कह सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है। और आगे बात करें तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है पॉलीमर से। ठीक है, मूलतः आगे बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बना होता है। यह है क्या होता है, एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। तो पॉलीथीन के संदर्भ में इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गैलिलियो नता एवं कार्ल जिगलर ने की थी। ठीक है, जब यह सर्वप्रथम देखा गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के कण आपस में क्या होते हैं, आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं, ये एक अलबंध द्विबंधक के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गैलिलियो नता एवं कार्ल जिगलर को 1960 रासायन का नोबेल पुरस्कार। तो आप ये पॉलीथीन को याद रखें।
और वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती उसे प्लास्टिक का नाम देते हैं। जैव निम्नीकरण रबड़ को कहेंगे। वे पौधे जो जैविक प्रक्रम द्वारा गठित होते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण के रूप में। आगे बात करें, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैला आदि जिसमें क्षय होने के सबसे अधिक समय लगता है तो प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं लाइकेन और शैवाल एवं कवक के द्वारा क्या होता है लाइकेन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण के सर्व क्या होता है सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े होते हैं संवेदनशीलता के कारण। वायु प्रदूषण संकेतक होता है लाइकेन और लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। और जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD क्या होता है एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण में। आगे बात करें अगर तो BOD का अत्यधिक होना दर्शाता है जल की संक्रमित होने को। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट सीवेज की मात्रा बढ़ने से अवघटन की दर बढ़ जाती है तथा OT के उपयोग से इसी के साथ साथ बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है। इसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन DO के नाम से जानते हैं, घुली ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। आगे बात करें तो कुछ ही संवेदन या सहनशील प्रजातियों के जीव कुछ कीटों के डिंब की बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं, उसे एनेलिड कहते हैं। ठीक है, एनेलिड को अगर कहेंगे तो सहनशील प्रजातियां जिसे कहते हैं। सहनशील प्रजातियां कौन सी होती हैं? आपने देखा होगा शुष्क क्षेत्रों में आपको एक कटीली झाड़ियां मिलती हैं, अगर वनस्पति भी देखोगे तो इन्हें सहनशील प्रजातियां कहेंगे। अगर कुछ कीटों के संदर्भ में देखो तो डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित और बहुत कम DO वाले जीवित रह सकते हैं, तो ये इन्हें एनेलिड में जैसे एनेलिड जीवित रहते हैं जैसे एनेलिड। और इसमें कहेंगे जलाशय के DO का मान 8.0 mgl से नीचे हो जाता है उसे रखा जाता है संक्रमित कंटेनमेंटेड कहते हैं संक्रमित के रूप में कहेंगे। आगे बात करें किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल सीवेज से मात्रा से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा ऑक्सीजन की होती है। गंगा नदी के BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर इलाहाबाद में। जैव उपचारण बायो रेमेडिएशन तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। आगे बात करें इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक जमाव को समाप्त किया जा सकता है। ये पौधे या यह जैव रासायनिक चक्र माध्यम के कार्य करते हैं जैव उपचारण के रूप में बायो रेमेडिएशन। आगे बात करें जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्वस्थानीय इन सीटू बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो आगे बात करें अगर हम तो यदि प्रदूषित जीव पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाए तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय। ठीक है, आप देखेंगे तो इसे XC2 कहते हैं। XC2 इन सीटू को आप याद रखें, इसके क्या आपको क्या मिलेगा इसका इसके कॉन्सेप्ट बेस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैव उपचार या प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में मतलब जहाँ प्रभावित क्षेत्र है उसी में अगर आप देखेंगे तो जैव उपचार किया जाए तो इसे इन सीटू बायो रेमेडिएशन कहेंगे। और सेम चीज़ है जो आगे बात करें कि यदि प्रदूषित किसी अन्य जगह ले जाकर तो तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे XC2 बायो रेमेडिएशन कहते हैं। आप देखेंगे जिस एरिया में प्रदूषण या कचरा है उसे अन्य जगह निस्तारित किया जाए या उपचारित किया जाए तो इसे XC2 कहते हैं। अगर उसी जगह जहां वो प्रोडक्शन हुआ जहां या उत्पन्न हुआ वहीं उसका अगर हम क्या करें बाहर मतलब अगर उसका उपचार करें वहीं पे या उसका निस्तारण करें वहीं पे तो उसे इन सीटू के अंदर रखेंगे। और इन सीटू में आप देखेंगे आपको हमने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था इन सीटू में तो क्या कहेंगे उसमें आपको जो बायोटेक्निकल जो गार्ड है वनस्पतिक उद्यान है वो इन सीटू में रखे जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आप याद रखें। प्रदूषकों को जड़ व पत्तियों में संग्रहित कर जीवोपचार की द्वितीय क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण के रूप में। आगे बात करें जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड का और आर्सेनिक द्वारा जल सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में और भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है आर्सेनिक का कारण। भारत की 7 राज्य बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित हुआ है तो आर्सेनिक प्रदूषण से हुआ है। भूजल में आर्सेनिक का अनुमेय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक है। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना है जो यूक्रेन से रिलेटेड है। आपने देखा होगा ये रूस ने चेरनोबिल स्थित
स्थित परमाणु के ये घटना घटी थी तो रूस में हुई थी। ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक पदार्थों पर, आनुवंशिक गुणों पर भी पड़ता है हानिकारक प्रभाव। आगे बात करें, अगर जैविक रूप से अपघटित होता है तो हाँ क्या मल होता है। और स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अति विशाल धातु लेड होता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड। शीशा का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता के कारण हो जाता है इटाई रोग। कैडमियम याद रखिएगा, कैडमियम किससे होगा, जो आप पेयजल पीते हैं उसमें होगा, तो इटाई रोग होगा। पारा मिनीमाटा रोग होता है। ये पारा जो मरकरी है ये मिनीमाटा रोग है, ठीक। अब मिनीमाटा रोग इसलिए इसका नाम रखा गया कि सबसे पहले ये जापान के मिनीमाटा की जगह पर क्या हुआ, पारा के फैलने या मरकरी के फैलने से बहुत सारी मछलियां प्रदूषित हो गई। उन मछलियों को मनुष्यों द्वारा खाया गया या अन्य जानवरों द्वारा खाया गया तो क्या हुआ, ये मिनीमाटा का रूप ले लिया, उनमें मिनीमाटा हो गया, इसलिए इसे मिनीमाटा रोग कहते हैं। 1987 में इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या शामिल किया गया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। तो आपको बता दें, अभी तक हम आपको तीसरा अधिनियम है जो आया है, तो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है। और भारत का सबसे क्या है सर्वाधिक प्रदूषित शहर अलंकेश्वर रखा गया है उस समय के दौर में जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आगे अपडेट करें। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड के कारण बना था, ला नीना के कारण ये परिस्थितियां हर दूसरे साल तीसरे साल उत्पन्न होती हैं। समय समय के आधार पर पूछा जाता है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। और अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर, ठीक। इसे दामोदर को याद रखें, ये जैविक मरुस्थल का नाम दिया गया है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो आर्जिमोन के बीज लाए जाते हैं सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में। आर्जिमोन के बीज से ही क्या होता है, जो आपको मार्केट में तेल मिलता है जिसमें बहुत सारे विषाक्त या टॉक्सिक पाए जाते हैं, ये आर्जिमीन के होते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल जाती है, इसे ड्राप्सी नाम दिया गया है। आप ये भी याद रखें, ड्राप्सी आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका नाम है, जिसके कारण ड्राप्सी रोग होता है। अगर आगे बात करें, प्रदूषण युक्त वायुमंडल में स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल उत्पुष्टन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या क्या कारण तत्व हो सकते हैं, तो ज्वारमुख से पोषकों का प्रसाव या श्रावण, मानसून में भूमि से जलबहाव, प्रदूषकों में समुद्रों में उत्तर प्रवाह के रूप में देखेंगे। एशियाई भूरा बादल एशियन ब्राउन क्लाउड 2000 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। आप कभी भी ये क्वेश्चन मिसलेनियस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस टाइप के हैं, आपको याद रखना है, इन्हें मिसलेनियस में रखें। एशियाई ब्राउन क्लाउडेड या एशियाई भूरा बादल वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है क्योंकि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ऐसा गलत है, ठीक है। आपको देखा होगा जो डीजल या पेट्रोल होता है उसमें एंटी नॉकिंग के लिए क्या होता है, एक मिश्रण मिलाया जाता है जिससे दहन प्रक्रिया आसानी से होती रहे। बाकी आर क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि ऐसी हर समय होता है, सिर्फ जाड़े में ही नहीं होता है, ठीक है। और एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है जिसे हम रेडान कहते हैं। फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, रक्त कैंसर में होने की संभावना रेडान गैस से होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कहा जाता है घरेलू वायु प्रदूषण। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। घरेलू वायु प्रदूषण में आपने देखा होगा, खासकर गाँव में जब महिलाएं अपने घरों में चूल्हे में रोटी वो लकड़ी जलाकर या जानवरों के क्या जिसे हम लोग गोबर से जो बनाए जाते हैं टुकड़े या कंडे या और भी बोलते हैं उन्हें, जो भी अपने क्षेत्रीय भाषा में, तो उनसे भी वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा इन्हीं से होता है। उस वायु प्रदूषण घरों में देखा होगा कि पूरे घर में कहीं कहीं फैलते रहते हैं, वो धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। ये एक स्लो पॉइजन की प्रक्रिया है और कभी कभी क्या होता है, अचानक इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी आदमी की
हृदय गति भी रुक जाती है। आगे बात करें घरेलू वायु प्रदूषण के कारण, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, जब सिगरेट का धुआं आपके शरीर में जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन आपके क्या होगा, रक्त में प्रवाहित होगा और शरीर में जो श्वसन की दर को क्या करेगा, कम कर देगा और आपकी ब्लड जो हार्ट पल्स रेट है वो बढ़ाएगा और आपको जल्दी जल्दी सांस लेने को मजबूर करेगा। शरीर में श्वसन अथवा खाने में पहुंचा सीसा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबिंबित होने के बाद अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न होने के एक स्रोत हैं। प्रगलन इकाइयाँ और पेंट हैं। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर पर हो सकती है शीशे की मात्रा। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है शीशे की अधिक मात्रा। आगे बात करें तो आप देखेंगे एस्बेस्टस धूल फेफड़े में होता है और जब लोग ज़्यादा समय तक इस एरिया में रहते हैं तो एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। शीशा मस्तिष्क पे आपके असर डालता है। लेड कई जगह डालता है, कहाँ कहाँ डालेगा, आपके मस्तिष्क ब्रेन पे डालेगा, आपके हार्ट पे डालेगा, आपके तंत्रिका तंत्र पे भी डालेगा। ठीक है, ऐसे कई जगह हैं। और आप देखेंगे पारा उदर बोलते हैं, उदर पे डालता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं रक्त प्रवाहित होने पे बाधा उत्पन्न करता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या चली जाए। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर होता है एस्बेस्टस से। और पारे की विषाक्तता से उत्पन्न उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। पारा उदर, ठीक है। इधर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर देखिए आइया तो लीवर और किडनी को भी क्षत करता है। रक्त धाराओं को तो ऑक्सीजन प्रभावित होने में कम बाधा डालता ही है, साथ ही आपकी लीवर को भी प्रभावित करेगा, किडनी को भी प्रभावित करेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको कैंसर के काम करेंगे, कैंसर बनाते हैं। धूल कण आपको स्वास्थ्य संबंधी रोग करेगा। शीशा आपके केंद्रीय नर्वस सिस्टम को भी, अब देखिए शीशा आपके मस्तिष्क को डाल रहा था, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डाल रहा था, हार्ट पे असर डालेगा। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनके हार्ट पे डालेगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके ब्रेन पे असर पड़ेगा। ये सब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। रक्त में घुलनशील कोश की श्वसन को बाधित करने वाली यह हृदय संबंधी क्षति पहुंचती है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में। आगे बात करें भारत में इस्पात उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों के चारों ओर शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर के ऑक्साइड SOx, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे बात करें ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है बात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस के रूप में। आप आगे देखेंगे अम्ल वर्षा से वे जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कनाडा, नॉर्वे होते हैं। जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में विस्तृत मिलों में उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा नॉर्वे और स्वीडन में भी होती है। जब जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम वाले हैं ये काम अपने यहाँ करते हैं तो नॉर्वे और स्वीडन में अम्ल वर्षा होती है। आप देखेंगे जिस एरिया में आप देखेंगे कि जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है जरूरी नहीं कि उसी एरिया में क्या हो, अम्ल वर्षा हो। दूसरे देशों में जाकर अम्ल वर्षा होती है, पड़ोसी देशों में भी। अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल, लैग किलर के रूप में अम्ल वर्षा को कहते हैं, एसिड रेन को। आगे बात करें चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस तरह से सर्वाधिक जली वर्षा होती है वो नॉर्वे में होती है। आप याद रखना नॉर्वे में सबसे ज़्यादा क्या होती है, अम्लीय वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र बोलेंगे जब सेंटर की बात होगी तो कहाँ बोलेंगे, ओस्लो में शायद है ये। ठीक है, आप याद रखिएगा जब सूचना केंद्र की बात हो तो आप मैनचेस्टर की तरफ जाएं। और उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, सल्फर के ऑक्साइड SO2। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने के वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए, ईंटों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। फ्लाई ऐश आपने देखा होगा, फ्लाई ऐश जो चिमनी होती हैं उनमें जब कोयला दहन किया जाता है तो फ्लाई ऐश बहुत सारी मात्रा में निर्माण होता है, कोयला से बनता है। ठीक है, और भी अन्य तरीके हैं। इन फ्लाई ऐश को जो एक प्रदूषक है, ठीक है, इससे क्या होता है, इसको आप ये देख सकते हैं कि जो गड्ढे हैं उनको भरने में काम आ सकता है या और साथ ही भवन निर्माण में काम आ सकता है।
इस सब तरीके से प्रदूषक को यूज किया जा सकता है, इस तरीके से इसे कम किया जा सकता है। और आप इसे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उत्पाद बायो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश के रूप में यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। यह सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली गैसें वस्तुओं के कण को होते हैं, फ्लाई ऐश के कारण होते हैं। आगे बात करें अगर तो अनाजों एवं तिलहनों का अनुपयुक्त रखरखाव भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते, जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं। फफूंदी मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन के रूप में मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस क्या होते हैं के द्वारा उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन में कैंसर जनक पदार्थ जो है क्या होता है, कार्निनोजेन होता है यकृत कैंसर के लिए। एफ्लाटॉक्सिन में कैंसर जनक पदार्थ होता है। एफ्लाटॉक्सिन आपको दो चीज हैं कि मुख्यतः एफ्लाटॉक्सिन फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न एफ्लाटॉक्सिन होता है, और एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है यकृत जो उत्पन्न होता है कहाँ जो उत्पन्न करता है वो यकृत कैंसर के रूप में उत्पन्न होता है। यकृत कैंसर होगा एफ्लाटॉक्सिन। और वायु प्रदूषक की रोकथाम के लिए नियंत्रण की विधि साइक्लोन डिवाइडर है। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत हुए धुएं एवं कालिक के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों में अलग प्रकार के प्रयोग किए जाने वाले क्या होता है विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। आगे बात करें 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़की पदार्थों को पृथक करने का प्रयोग किया जाता है तो बैग फिल्टर के रूप में किया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, रक्त संचार में बदनाम करता है, कैंसर पैदा करता है। तैली पंख बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल विकृत प्रौद्योगिकी आयल जयपर के रूप में देखेंगे। आयल जयपर एक बैक्टीरिया संकाय है, 5 बैक्टीरियाओं को मिलकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल और हाइड्रोजन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं, उनको परिवर्तित कर देते हैं हानि रहित CO2 एवं जल के रूप में। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विदेशी एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवायन सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों के होने वाली समुद्री वातावरण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व एवं मुआवजा से संबंधित वैज्ञानिक बगलों में देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने पर कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों के विखंडन कर उससे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित होते देखा है। अभी क्या करेंगे, अभी जीवाणु के रूप में परिवर्तित करेंगे। अभी जीवाणु के रूप में गैसी कहते हैं जैव शौचालय प्रणाली में विशिष्ट प्रकार की विखंडित कर उसे पानी गैस मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं तो अभी जीवाणु के रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, और कहते हैं जैव शौचालय प्रणाली में पानी में टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है। ये गैस कहती है बाष्पीकृत के माध्यम से होती है। भारत में कुछ भागों में पीने की जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। आगे बात करें नॉक्सी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के उत्पन्न के कारण। नॉक्सी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण, और यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, मसूरों एवं दांतों एवं संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण जो है क्या होगा फ्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न के कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड के ग्रहण को करने से परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है, ऊबड़ पीठ या हम्बेड बैक होने की स्थापना होती है। पैरों के मुड़ने बेंडिंग के कारण होता है जिसे नॉन-सी संलक्षण कहते हैं। उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण कैल्शियमी पादप्लकों की वृद्धि एवं उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। प्रबाल भित्ति की वृद्धि उत्तरजीविता प्रतिकूलता के रूप से प्रभावित होगी।
कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादपकी प्लवकी होते हैं उत्तर जीवता प्रतिकूलक के रूप में प्रभावित होती है महासागरों के अम्लीकरण के कारण। आगे बात करें CO2 के लिए एक भंडार ग्रह की तरह कार्य करता है। समुद्र की बात कर समुद्र काम करेगा। ये उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं। यही एक वाहकों से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेट प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में ईरो नामक वन और तथा वर्ष 1997 में लागू किया जाता है। ईरो मानक 2 को किया गया था 97 में। आगे बात करें अगर तो आप देखेंगे स्वच्छ वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से ईरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संतुति मासेलकर समिति से संतुति की थी। इसके बाद लागू किया गया स्वच्छ परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद द इंटरनेशनल काउंसिल क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT ने भारत के इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 4 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 4, 5, 6 यूरो 6 को, ठीक है 5 के बदले, मतलब यूरो 4 चल रहा था 5 छोड़ के सीधे 6 पे आ जाएगा। आप ये देखेंगे कि BS4 मानक भारत में लागू कर दिए गए हैं अप्रैल 2017 से और यूरो 2 मानक पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस गैस की सीमा जो है निश्चित करते हैं कि कितने आप रहेंगे तो यूरो नॉर्म्स ये होते हैं। और भारतीय हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिचालन करने में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विस्तार से लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। आगे बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों का आधार बनाया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स को। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI जारी किया गया है 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों वायु प्रदूषकों को स्तर बनाने के लिए एक संख्या, एक रंग विकर्ण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की पहल का आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान 2014 के रूप में आप देखेंगे। और ये भी जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI भी अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था। और वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित करने वाली परिवर्तन के सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है, पैलेडियम से होती है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषणों की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। अब उर्वरक तथा कारण को पढ़ते हैं तो उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अत्यधिक खतरनाक होता है। दोनों ही कथन भी सही हैं और A और R की व्याख्या कर रहा है। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं, मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। भारत में जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो दिल्ली में उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन हो सकता है अपडेट्स भी हो, लेकिन अभी आप इसी को मान चलिए, लेकिन अगर कहीं अपडेट मिले तो इसे जरूर अपडेट करें। कई घरेलू उत्पादों जैसे गैसों, गद्दों, फर्नीचर की गद्दियों, अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त जो गद्दे हैं, फर्नीचर की गद्दियां हैं, ये क्या है अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक होते हैं। ये उपयोग कुछ चिंता के विषय है क्योंकि इसमें पर्यावरण के निम्नीकरण के प्रति कुछ प्रतिरोधक होते हैं, उच्च प्रतिरोधकता होती है, वे मनुष्यों और पशुओं को संचित होते रहते हैं। फिर बात करें अगर रासायनिक, जैविक, फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण की प्रक्रियाओं प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिक को कहते हैं। पॉप्स की बात करें तो पॉप्स परसेंटेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक को माना जाता है। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को द्वारा कुछ चिरस्थायी
कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है, ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक के रूप में। आगे बात करें तो विभिन्न उत्पादकों के क्या करेंगे, विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों जैसे नैनो कणों के बारे में और कुछ चिंता के विषय हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में संरक्षित हो जाते हैं तथा जल एवं मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट रखते हैं। ये मुल्कों में उत्पन्न उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। जल संरक्षण की बात करें अब नया टॉपिक, तो झारखंड राज्य गंगा नदी जल संरक्षण प्राधिकरण गठित 2009 में हुआ। झारखंड से रिलेटेड है, जब आप झारखंड का एग्जाम देने जाएं तो इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं। आगे बात करें तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था। ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को बनाया गया है। जैविक संसाधन शुद्ध जल के रूप में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वर्ष 1985 में सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का, ठीक है। आगे बात करें, वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति होती है, उससे इनका नाम तय होता है। आगे बात करें तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। आगे बात करें अगर हम तो केंद्रीय बजट 2014 में सम्मिलित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे, ठीक है। केंद्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA का गठन फरवरी 2009 में किया गया। NGBRA का लक्ष्य गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट एवं अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए वर्ष 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया है राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। पर्यावरणविद को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन राजेंद्र संघ को, ठीक है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह, तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह, आप इसे याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत के पीने को शुद्ध करने के लिए, पीने को नहीं, पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया गया उसे क्लोरीन कहते हैं। आगे बात करें तो मरुस्थलों क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है। कोठारी एवं मोम पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटों में रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं कांटों में। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव है, तो नदियों पर बांधों एवं बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फैसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों, अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल होता है। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट की सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड वर्ग में शामिल रखा है गैंगेटिक डॉल्फिन को। आगे बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन या कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे कहते हैं बाईकैच। ठीक, बाईकैच होता है, ये संयोग बस है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लार टेंसिटा गैंगेटा होता है। आगे बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1997 में। आगे बात करें तो भारत की राष्ट्रीय जल जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को इसे सूसू भी बोलते हैं और भी नाम है क्षेत्रीय इसके। राष्ट्रीय जल मिशन की सही ढंग से और पूर्ण लागू किया जाए तो इसको देश भर में उसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से ही हो सकती है। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल की आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सके जो समुद्री जल का प्रयोग पीने लायक बनाया जा सके या समुद्री जल का प्रयोग करने के लायक बनाया जा सके। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCCA का आरंभ की गई थी। इस कार्य योजना का एक भाग राष्ट्रीय जल मिशन है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया था 1977 में और चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, मुंबई में पेयजल की में संख्या प्रदूषण क्या होता है, सर्वाधिक है तो कोलकाता में है। आपने देखा होगा यहाँ में जो जल में है वो BOD जो होता है वो यहाँ के जल में कम है। और आप देखेंगे जल
शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी का विकिरण यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय और नष्ट कर देती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है और जल में जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ओजोन होती है, क्लोरीन जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है। होते हैं कौन कौन से? तो ओजोन का भी प्रयोग होता है, क्लोरीन का प्रयोग होता है, आगे डाइऑक्साइड के भी प्रयोग होते हैं, क्लोरामीन का भी प्रयोग होता है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना कार्य योजना, यमुना एक्शन प्लान, गोमती कार्य योजना, गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया था। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बर्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली में से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 से चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना नदी की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGBRA की विशेषताएं हैं। गंगा नदी बेसिन और नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। हम आगे बात करें, अगर इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य हैं। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण के रूप में हम जानते हैं। आगे बात करें, वायु प्रदूषण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील का संरक्षण योजना NLCP के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि की चुना गया है वे हैं भोज मध्य प्रदेश के प्रदेश है, सुखना चंडीगढ़ है, पिचोला राजस्थान का है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत रखे हुए गए क्षेत्र हैं। इसमें से कई क्षेत्र तो अब आपको जो नाम होते हैं आर्द्रभूमि के रूप में रखे गए हैं। NCPL के अंतर्गत उड़ीसा की झील शामिल है, बिंदुसागर। तो बिंदुसागर आपको पहले तो झील पता होनी चाहिए कि उड़ीसा की है और ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के तहत रखी गई है। तो राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया भीमताल को। अब भीमताल आप देखिए दो कहाँ पे हैं, और आप देखें 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना राष्ट्रीय नम संरक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा क्या प्रदान की गई है? राष्ट्रीय जल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। आगे बात करें तो विविध आ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत सरकार के विपणन एवं निक्षेपण निदेशालय DMI द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है, एक मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी दक्षिणी गंगोत्री में। तो आपको बता दें पहला शोध केंद्र था उसका नाम रखा गया था क्या? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र था तो दक्षिण गंगोत्री। दूसरा नाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपको मैत्री के नाम से 1988-89 में, और तीसरा शोध केंद्र देखेंगे तो भारती है और भारती की स्थापना 2012 में हुई थी। ऑप्शन याद भले ना रखें लेकिन इनका सीरियल आप याद रखें, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये सीरियल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। और आगे क्वेश्चन की बात करें, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है, एजेंडा 21 की चर्चा बात है। आगे बात करें, सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र गैर बद्ध स्वास्थ्य कार्य योजना है, एजेंडा 21 की बात। और एजेंडा यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNTT के दौरान संचालित की गई थी। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र में प्रभावित है सतत विकास के संदर्भ में त्वचा कैंसर की बात करेंगे तो पराबैंगनी प्रकाश की बात होगी, ध्वनि प्रदूषण की बात डेसिबल में होगी, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन छिद्र होगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के रूप में होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई थी। आगे बात करें, पोषण का राष्ट्रीय
संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। और भारत का वन्य जीव संस्थान आप देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे बात करें, भारत आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में स्थित है। आगे बात करें अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में स्थित है। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में दर्जा दे दिया गया है। ये 2010 की बात है, आज हम 2020 में हैं। 2010 में 28 स्थान थे, लेकिन आज के स्तर में इसे आप देखेंगे तो इसे आप अपडेट करेंगे, इस चीज को आप यही रोक दीजिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की इमारत महाबोधि मंदिर है। ये क्वेश्चन आप इतना याद रखिए, महाबोधि मंदिर है बस। आगे, सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। पारिस्थितिकी विज्ञानों को केंद्र, तो पारिस्थितिकी विज्ञान देखेंगे तो इकोलॉजिकल साइंस का सेंटर विज्ञान बेंगलुरु में है। भारतीय वन्यजीव प्राणी तो देहरादून में है। वन प्रबंधन की बात होगी भोपाल में चले जाएंगे। पर्यावरण हिमालयी पर्यावरणीय विकास एवं गोविंद पल्लव तंत्र जो अल्मोड़ा में चले जाएंगे। अब अल्मोड़ा की बात होगी। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान होता है। एपिको आंदोलन एपी हेगड़े से जुड़ा है। चिपको आंदोलन एसएस बहुगुणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एपिको हेगड़े, चिपको बहुगुणा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेगा, कंफ्यूज करें आप। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से जुड़ा है। और शांति घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली से जुड़ा हुआ है। और शांति घाटी कहाँ पे है आप ये पता करिए। एक फूलों की घाटी है, एक शांत घाटी है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। भारत में रैली फॉर बैरियर प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस समस्या के उजागर करने के लिए किया गया था वो विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या थी। रैली फॉर बैरियर याद रखें। आपको लगेगा कि हो सकता है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि विस्थापनों के पुनर्वास, कोई बांध बनाया गया होगा, वहां से विस्थापित हुए होंगे, कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ तो उनसे रिलेटेड, जहां से जो लोग मूल निवास से अपनी दूसरी जगह विस्थापित कर दिए जाए तो रैली फॉर बैरी के रूप में जानेंगे इसे। आप आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवेश दिवस की मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को। आगे बात करें 19 नवंबर जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस के रूप में। और तो आप देखेंगे तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। आप विश्व वानिकी दिवस के रूप में देंगे 21 मार्च को। विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को है। विश्व पर्यावास की बात अक्टूबर के प्रथम सोमवार में होता है। और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर है, जो कि आज के दिन ही मनाया जाता है। आप याद रखें इस चीज का। और भारत में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान अधिकार के रूप में प्रारंभ किया था गांधी जयंती पर। स्वच्छ भारत अभियान। डायनासोर आप देखेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? धार में। धार कहाँ है आप देखिए, केंद्रीय। अब धार आप देख लीजिए कहाँ है धार। ठीक है, आप डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है और धार देख लीजिए, धार जिला कहाँ है। और केंद्रीय जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क, अब इसका आपको एरिया भी बता देते हैं। केंद्रीय जुड़ा है, शुष्क क्षेत्र जुड़ा है। तो आप शुष्क क्षेत्र एरिया किधर हो सकता है? तो आप वेस्टर्न में जाएंगे जो आपके रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के संदर्भ है। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान केंद्र काजरी जो है जोधपुर में है। आगे बात करें सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिए सेंट्रल एरिड जोन ये भी आपको जोधपुर में स्थित है। आगे बात करें अगर तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एगो मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। और विज्ञान का वह क्षेत्र जिस पर गोला पुरस्कार दिया जाता है कृषि और गोला पुरस्कार जो बोरलाग थे वो किस देश से संबंधित थे, किस देश के रहने वाले थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैक्सिको के थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन है। भारत मौसम विज्ञान संबंधी पोषण के लिए जिनको गुब्बारों में भरने के प्रयोग में लाया जाता है उसे हीलियम कहते हैं। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए कदम सर्वाधिक है वनारोपण का। अगर किसी क्षेत्र में लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उससे पश्चिम में स्थित आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो उसी समय होगा, स्थानीय समय के अनुसार क्या होगा? कुछ दिनों के बाद।
और हरिकेन में सन 2012 में यूएसए में उत्तर पूर्व उत्तरी भागों में दुष्प्रभावित किया था हरिकेन। तो सैंडी, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए हरिकेन क्या होता है। हरिकेन एक जो है तूफान है जो यूएसए में आते हैं टॉप, ठीक है। आगे बात करें, प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक होता है। एजेंडा 21 की बात 4 समझौते हुए हैं और नए शास्त्रों में प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुरीक्षण करता है। यह राज्य पार्टियों और रासायनिक आयुधों को खतरे के विरुद्ध क्या करता है, सहायता और संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनिक ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW को इसी समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। OPCW को और विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग एवं रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। OPCW के सदस्य देशों को हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को क्या करते हैं, सर्वोच्च रूप से वर्णित होता है। भान आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, अनुकूल अडैप्शन, न्यूनीकरण मिटिगेशन के संयुक्त उपायों में जल परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पर्यावरण क्षेत्र में क्या किया जाता है, टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रपुरुष पर्यावरण पुरस्कार श्रेष्ठतर योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का उत्तरदायी दशक माना गया है। 1999 को प्रत्येक मास की अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस सियरा लियोन में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखें, ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, राजीव गांधी स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रत्येक मास के लिए अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस सियरा लियोन में मनाया जाता है। मेगा डाइवर्स देश ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। डायनासोरस की कब्रिस्तान मोन्टाना को माना जाता है। इको मार्क 1991 में उपभोक्ताओं के इस उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने आरंभ की गई है। इको मार्क जो पर्यावरण के प्रभाव के कम हानिकारक हो, उपभोक्ताओं में इस योजना को अंतर्गत साबुन अपमार्जक और कागज को क्या सूचित किया गया है। आगे बात करें, सूचित साबुन अपमार्जक कागज एवं प्लास्टिक सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल को सूचित किया गया। भारत में क्या किया गया है, जो इन्हें खरीदने में प्रोत्साहन आरंभ की गई जो पर्यावरण प्रभाव से कम हानिकारक हों, तो इन सब चीज़ों को सूचित किया। भारत में पूर्व सोवियत संघ भारत में पूर्व संवेशित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के उत्पाद संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियमन अधिनियम या विनियमन 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है, इसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य माना गया है, ठीक, अनिवार्य माना गया है। इसका आंसर वह क्या है, वह संगठनों की सूची जिसमें संयोजी शामिल हैं। पोषण विषयक सूचना शाकाहारी मांसाहारी के रूप में जो भारतीय वैज्ञानिक जो यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभी क्या है, अभिमत है, मतलब या नॉमिनेटेड हैं, वो या जाने जाते हैं, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। आप सिर्फ इतना जाने, यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक MS जो क्या किसे माना जाता है, इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संसाधन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री BNHS सदाबहार फल लोकताक को माना जाता है, याद रखें, बहुत बार पूछा गया है। मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार सभी तरह कहेगा एवं कल्पक्कम में देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मंसूरी को। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों से जिस युग में हिमनीकृत हुआ है वह है प्लेस्टोसीन हिमयुग के रूप में। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल जाता है कि अनेक प्रकार की पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और अनेक घास में चलने के में संयुक्त अशांत होने वाले कीटों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। ये सा पक्षी साधारण
मैना के रूप में जाना जाता है। यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्रभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां चित्रित बालक पेंटेड स्ट्रॉक के रूप में जानते हैं। तिब्बत के पठार, भूटान, भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है। यह पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियों, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों के अंश अन्न के अवशेषों को आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारक, ब्लैक नेटेड क्रैनेट जो होते हैं क्रैन, और शीतोष्ण कटिबंधी वन, उष्णकटिबंधी वन, शीतोष्ण कटिबंधी घास, उष्णकटिबंधी सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होगी, तो शीतोष्ण कटिबंधी घास के प्रदेशों में सबसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कम होगी। और आगे की सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधी वालों की बात करेंगे। आगे बात करें, भारत में राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क की स्थिति कच्छ की खाड़ी में भीतरकनिका का जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है तो उड़ीसा के रूप में। आगे बात करें तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंटर इकोलॉजी का पॉइंट टू पॉइंट फटाफट रिवीजन खत्म किया। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।